हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सेमेस्टर 5 का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, जिसमें कुछ डिसीजेस का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है अंजाइना पेक्टोरिस एंड इश्चेमिया। इन दोनों प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिकेशंस को हम यूज कर सकते हैं, उसका हमें आज डिस्कशन करना है। तो इसकी पहली स्लाइड है बेसिक इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अंजाइना पेक्टोरिस? इट इज अ सिम्टम ऑफ इश्चेमिक हार्ट डिसीज। व्हाट इज इश्चेमिक हार्ट डिसीज? जब भी आपके हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है और आपकी हार्ट की सेल डैमेज होती है, उस कंडीशन को कहते हैं इश्चेमिक हार्ट डिसीज। तो अंजाइना पेक्टोरिस इज कॉज्ड ड्यू टू imbalance बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम। हमारे हार्ट का जो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है वो है मायोकार्डियम, और इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, इनके बीच में अगर इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस प्रॉब्लम को कहते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। तो अंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स कितने हैं? बेसिकली 4 टाइप्स है, बेसिकली 2 टाइप्स है और उसके 4 अलग अलग कॉजेस है। जैसे कि पहला है क्लासिकल अंजाइना, दूसरा है वेरिएंट और प्रिंजमेटल अंजाइना। क्लासिकल अंजाइना जो है उसके 4 अलग अलग फीचर है। जैसे कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अंजाइना है, इसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्यों हुआ है, और ये क्यों होता है ड्यू टू ओवर एक्सरसाइज, इमोशनल इंबैलेंस या ओवर ईटिंग के कारण भी होता है। एंड फोर्थ कॉज इज अथेरोमा। आपकी ब्लड आर्टरीज के अंदर एक्सेसिव फैट अगर डिपॉजिट होता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा, और उसके कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं अथेरोमा। और जो दूसरा क्लास है वेरिएंट और प्रिंजमेटल अंजाइना, ये थोड़ा सा अनकॉमन है, सभी को नहीं होता है। ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी हो सकता है। जनरली ये रेस्टिंग या स्लीप कंडीशन में भी हो सकता है, और इसका जो फीचर है वो है स्पाज्म मतलब इनवॉलंटरली कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये थे एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिकल अंजाइना एंड वेरिएंट और प्रिंजमेटल अंजाइना। तो इस अंजाइना की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हम समझ चुके हैं, दैट इज इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन टूवर्ड्स मायोकार्डियम। तो उसमें एक फैक्टर हो सकता है ऑक्सीजन सप्लाई may be decreased due to coronary atherosclerosis। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है मायोकार्डियम की ओर वो डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हुआ है, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस, डिपॉजिशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन योर कोरोनरी आर्टरी। दूसरा है कोरोनरी वैसोस्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी आपकी इनवॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वहां पे वैसोडाइलेशन है नहीं, जिसके कारण ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। आपके कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है, जिसके कारण प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई मायोकार्डियम में नहीं हो रहा है। सो दिस इज द वन ऑफ द कॉज कि ऑक्सीजन का सप्लाई डिक्रीज क्यों हुआ है। दूसरा है ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू। अब ऑक्सीजन का सप्लाई कब इंक्रीज होता है? जब हार्ट रेट बढ़ेगा, जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, एंड जब वेंट्रिकुलर जो वॉल है वहां पे टेंशन बढ़ेगा, तब ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पे ज्यादा होता है। सो दिस इज द बेसिक फीचर कि एग्जैक्टली ऑक्सीजन का सप्लाई एंड डिमांड, इनके बीच में इंबैलेंस होने के पीछे क्या कॉज हो सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी? एक तो आप ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा दो, या दूसरा उसकी डिमांड को घटा दो। सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? बाय रिस्टोरिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो। आपको क्या करना पड़ेगा? कोरोनरी ब्लड फ्लो को रिस्टोर करना पड़ेगा, उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए पहली चीज आपको करनी पड़ेगी रिलीव द वैसोस्पाज्म। ब्लड वेसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसे आपको रिलीव करना पड़ेगा बाय टेकिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रोडाइलेटर। ऐसे ड्रग्स की जो कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करते हैं, या ऐसे ड्रग्स कि जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। ऐसे ड्रग्स आपकी मदद करेंगे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाने के लिए। वो कैसे करते हैं वो हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे।
ब्रेक द थ्रोम्बाई बाय यूजिंग थ्रोम्बोलाइटिक। जो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है, जो प्लेटलेट्स का जो क्लॉट फॉर्म हुआ है, उसे ब्रेक करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, या आपको उस थ्रोम्बस को बनने से बचाना पड़ेगा। द ड्रग्स विच कैन प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, दीज आर कॉल्ड एज एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो ये था एक वे कि जिससे आप ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज है ऑक्सीजन का डिमांड घटा दो बाय डिक्रीजिंग वर्कलोड ऑन द हार्ट। हार्ट के ऊपर जो एक्सेसिव वर्कलोड है उसे कम कर दो। या दूसरा बाय डिक्रीजिंग प्रीलोड बाय यूजिंग नाइट्रेट्स। अब प्रीलोड एंड आफ्टर लोड ये कॉन्सेप्ट हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीलोड मतलब क्या, कितने अमाउंट में ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है। आफ्टर लोड मतलब क्या, कितना प्रेशर ओवरकम करना पड़ेगा हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए। तो आप आफ्टर लोड एंड प्री लोड दोनों को घटा दो ताकि ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाए। सो टू डिक्रीज आफ्टर लोड हम क्या ले सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले लो, पोटेशियम चैनल ओपनर्स को ले लो, और बाय डिक्रीजिंग हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, हार्ट रेट को घटा दो, कॉन्ट्रैक्शन पावर को घटा दो, जिससे कि आप बीटा ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। तो ये थी एक बेसिक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, इस तरह से आप अंजाइना पेक्टोरिस को ठीक कर सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को आगे लेके जाने के लिए हमें कुछ ड्रग्स को भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि नाइट्रेट्स, जिसमें दो क्लासेस हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, उसका दूसरा नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। एंड लॉन्गर एक्टिंग में है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट। तो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग को याद करने का पासवर्ड है 1 2 3 4 5, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट, इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट। तो इस तरह से आप नाइट्रेट कैटेगरी के ड्रग को याद कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में हम यूज कर सकते हैं लॉल्स, प्रोप्रानोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल। तो ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन के दो कैटेगरीज थे। तीसरी कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें पहली कैटेगरी है फिनाइल अल्काइल अमाइन, एग्जाम्पल इज वेरापामिल, बेंजोथायाजिपिन, एग्जाम्पल इज डिल्टियाजम, डाइहाइड्रोपिरिडिन, एग्जाम्पल इज निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन, नीमोडिपिन। पोटेशियम चैनल ओपनर में हम यूज कर सकते हैं निकोरैंडिल, एंड अदर ड्रग्स में है एस्पिरिन, क्लोपिड्रोग्रिल, डायपैराडेमोल, ट्राइमेटाजिडिन, ऑक्सीफेनेड्रिन, रैनोलिजिन, इवाब्रेडिन एंड डायपैराडेमोल। तो ये थे कुछ ड्रग्स की जो हम अंजाइना पेक्टोरिस के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी डिस्कस करते हैं नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर प्रो ड्रग, दे रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रेट कैटेगरी के जो भी ड्रग हम कंज्यूम करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस, इसका पहला पॉइंट है कि ये सारे ड्रग प्रो ड्रग्स हैं। बॉडी के बाहर इनएक्टिव, बॉडी के अंदर जाते ही एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनका जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, एक्टिव पार्ट है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रेट्स आर मेनली वेनोडाइलेटर। बेसिकली ये ड्रग्स वेन्स को डायलेट करने के लिए बने हैं, बट यही ड्रग आर्टरीज को भी डायलेट कर सकते हैं एंड रिड्यूसेस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। तो नाइट्रेट्स आर द मेडिकेशंस which can decrease preload and afterload. These drugs acts by releasing nitric oxide, which increases cyclic guanosine monophosphate and results in venodilation. याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी हमारे आर्टरीज के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पे साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की लेवल बढ़ेगी। दिस इज वन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। तो ये वेन्स को डायलेट करेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन काम है वेनोडाइलेशन। दिस ड्रग रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स एंड देयरफॉर यूजफुल इन बिलियरी कोलिक एंड ईसोफेगल स्पाज्म। ये ड्रग्स जो है ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो अगर आपको ईसोफेगस में अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, पेन हो रहा है, तो उसे रिलीव करने के लिए
ये ड्रग्स मदद करेंगे। या आपके बिलियरी सिस्टम में इनवॉलंटरीली अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शंस है जिसे हम कहते हैं बिलियरी कोलिक, तो उसे भी ठीक करने के लिए नाइट्रेट्स आपकी मदद करेंगे। अगर आप सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन को कंज्यूम करते हो, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ acute attack of stable and Prinzmetal, that is variant angina, for which a buccal spray can also be used. Generally नाइट्रेट कैटेगरी के जो ड्रग है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट को छोड़ के वो सारे हम सबलिंगुअली कंज्यूम करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है, बाकी के जो नाइट्रेट्स है उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, जो भी ड्रग आप ओरली कंज्यूम करोगे वो आपके लिवर के पास जाता है एंड लिवर उसे मेटाबोलाइज कर देता है, जिसके कारण उसकी बायो अवेलेबिलिटी घटती है। तो इस कारण से नाइट्रेट कैटेगरी के ड्रग को हम सबलिंगुअली कंज्यूम करते हैं ताकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम अवॉइड कर सके। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट स्टेबल एंड प्रिंजमेटल अंजाइना। क्लासिकल एंड प्रिंजमेटल दोनों टाइप के अंजाइना को ठीक करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन आपकी मदद करेगा। ऑल्सो अगर आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है तो उस केस में जो पेन होता है उसे रिलीव करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन एक ड्रग ऑफ चॉइस की तरह काम करता है और इसे हम सबलिंगुअली कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज द 2, 3, 4 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रोग्लिसरीन इज प्रेफर्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ नॉक्टर्नल अंजाइना। अगर किसी पर्सन को रात के समय में अंजाइना की प्रॉब्लम होती है तो उसे ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करते हैं। इन 5 ड्रग्स में जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइट्रेट है वो है पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट। द लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइट्रेट इज पेंटा एंड द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इज अमाइल नाइट्रेट। ये क्वेश्चन बेसिकली एमसीक्यू के लिए पूछे जाते हैं। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, ड्रग विच हैविंग लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्रग विच हैविंग स्पेसिफिक हाफ लाइफ, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं फॉर एमसीक्यू। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जब भी आप कंज्यूम करोगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगा। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या करेगा, जीटीपी का यूज करके ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम का यूज करके जीटीपी का कन्वर्जन करेगा सीजीटीपी में, साइक्लिक ग्वानिसिल ट्राइफॉस्फेट। एंड ये जो सीजीटीपी है ये फर्दर कन्वर्ट होगा जीएमपी में। अब ये जो सीजीटीपी है ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज करके एक्टिन प्लस मायोसिन को एक्टिवेट कर देता है। एंड एक्टिन प्लस मायोसिन जब एक्टिवेट होते हैं तो इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड मायोसिन लाइट चेन काइनेज इसका अगर डीएक्टिवेशन करते हैं तो रिलैक्सेशन होगा। तो नाइट्रेट कैटेगरी के ड्रग करते क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेंगे एंड सीजीएमपी के जो लेवल है उसको बढ़ा देंगे। सीजीएमपी की लेवल जैसे ही बढ़ेगी वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को डीएक्टिवेट करेगा, जिसके कारण रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की थी। तो इस टेबल में से आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रेट कैटेगरी के ड्रग नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है and this nitric oxide is responsible for increasing level of CGMP, cyclic guanosine monophosphate, which is responsible for deactivation of myosin light chain kinase. And MLCK को एक बार deactivate कर दिया, it will cause relaxation. तो इस तरह से आप एग्जाम में tabular form में भी इसे explain कर सकते हैं। So this is the simple mode of action of nitrodilator. तो बच्चे लोग सेमेस्टर वाइज फार्माकोलॉजी कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जहां पे आपको सेमेस्टर वाइज रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। जैसे कि इसके कुछ फीचर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन होगा, पिन पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको कुछ चीजें बताई जाएगी, रैपिड ई रिवीजन नोट्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपको ये ई नोट्स मदद करेंगे सेमेस्टर की स्टडी को बहुत अच्छे से रिवाइज करने के लिए। सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी जो है वो इस कोर्स की है अराउंड 1 ईयर, और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं विजय 50 तो इसका जो भी सब्सक्रिप्शन प्राइस है उसका आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो ये कोर्स जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, फार्मेसी इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है,
वहां पे आपको सेमेस्टर वाइज फार्माकोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर आप वहां पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस चीज को परचेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फार्मेसी इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड सेमेस्टर वाइज स्टडी जो भी आपकी परफेक्ट करनी है उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट्स की फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसी होती है? पहली चीज, वो प्रीलोड को रिड्यूस कर देते हैं। प्रीलोड मतलब क्या? हार्ट के अंदर कितने अमाउंट में ब्लड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीलोड। और अगर वो बहुत ज्यादा आ रहा है तो प्रीलोड बढ़ेगा। तो उसे कम करने के लिए नाइट्रेट आपकी मदद करते हैं। नाइट्रेट डायलेट्स वेन मोर देन आर्टरीज। आर्टरीज के कंपैरिजन में नाइट्रेट्स वेन्स को बहुत अच्छे से डायलेट करते हैं। पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड डिक्रीजेस वेनस रिटर्न, दैट इज प्रीलोड ऑन हार्ट इज रिड्यूस्ड। यहां पे क्या होगा, पेरिफेरल सिस्टम से हार्ट की ओर आने वाला जो ब्लड है उसका पुलिंग कम हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट के पास कम मात्रा में ब्लड आता है, इफिशिएंट मात्रा में ब्लड आता है, जिसके कारण प्रीलोड की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। सिमिलरली आफ्टर लोड भी डिक्रीज होगा। हियर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस आर्टेरियोलर डायलेशन। आर्टरीज को ये डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है एंड दैट्स व्हाई आफ्टर लोड का जो प्रेशर था वो भी डिक्रीज होगा। तो सिंपली नाइट्रेट्स कॉजेस प्रीलोड एंड आफ्टर लोड रिडक्शन। इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, नाइट्रेट एंड सिल्डेनाफिल अगर आप साथ में लोगे तो सीवियर हाइपोटेंशन होगा, जिसके कारण उस पर्सन की डेथ हो सकती है। सिमिलरली नाइट्रेट्स को आप अल्कोहल के साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, इसके कारण भी सीवियर हाइपोटेंशन होने के चांसेस है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस फॉर नाइट्रेट्स एंड सम अदर ड्रग। अब देखते हैं थेरापेटिक यूजेस ऑफ नाइट्रेट। फर्स्ट, अंजाइना पेक्टोरिस। सेकेंड, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। व्हाट इज मायोकार्डियल इंफ्राक्शन? जब भी आपके हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट सेल डेड होने लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। थर्ड वन इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, बिलियरी कोलिक एंड इसोफेगल स्पाज्म, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो चुकी है, वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हो नहीं रहा है, एंड साइनाइड पॉइजनिंग। सो दीज आर दी बेसिक थेरापेटिक यूजेस ऑफ दी नाइट्रेट्स। तो थोड़ा सा साइनाइड पॉइजनिंग के रिगार्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। सी, हीमोग्लोबिन, ये तो हमारे बॉडी का नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट है। ओके, सो अमाइल नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। अगर कोई पर्सन गलती से साइनाइड को कंज्यूम कर लेता है तो उसे ठीक करने के लिए हम नाइट्रेट कैटेगरी के ड्रग को यूज कर सकते हैं। किस तरह से? इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है, अमाइल नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए ये दो बेसिक मेडिकेशंस को हम यूज करते हैं। नाइट्रेट्स रैपिडली कन्वर्ट हीमोग्लोबिन टू मीथाइमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन का कन्वर्जन स्टेप नंबर 1 में मीथाइमोग्लोबिन में होता है एंड ये जो मीथाइमोग्लोबिन है ये साइनाइड के आयंस को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो इन स्टेप 2 मीथाइमोग्लोबिन कंबाइंस विद साइनाइड टू फॉर्म नॉन टॉक्सिक साइनो मीथाइमोग्लोबिन। तो स्टेप 2 में क्या होगा, मीथाइमोग्लोबिन जो है वो साइनाइड के साथ फ्यूज होगा, जिससे कि बनेगा साइनो मीथाइमोग्लोबिन। इन स्टेप 3 इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कन्वर्ट साइनोमीथाइमोग्लोबिन टू सोडियम थायोसाइनेट सी। अब स्टेप नंबर 2 में साइनोमीथाइमोग्लोबिन तो बन गया है, बट ये इजीली एक्सक्रीट नहीं हो पाता। इसका एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए हम कंज्यूम करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, जिसके कारण बनता है सोडियम थायोसाइनेट और हमारी बॉडी इसे इजीली एक्सक्रीट कर सकती है। तो साइनाइड पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में नाइट्रेट कैटेगरी के ड्रग हमें मदद करते हैं टू कैप्चर साइनाइड आयंस। साइनाइड आयंस को एक बार कैप्चर कर लिया तो उसका कन्वर्जन होता है साइनो मीथाइमोग्लोबिन, जिसका एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए हम कंज्यूम करते हैं इंट्रावेनस सोडियम थायोसल्फेट फॉर्मुलेशन, जिसका यूज करके साइनो का कन्वर्जन होता है सोडियम थायोसाइनेट में, विच इज इजीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है
एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो आपको पहले तो ये टेबल ड्रॉ करना है और उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट प्लान फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। दे हैव स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड यूजफुल इन एंजाइना प्रोफाइलैक्सिस। एंजाइना की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए बीटा ब्लॉकर को यूज कर सकते हैं, बट इनकी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ी स्लो है। दे एक्ट बाय डिक्रीजिंग कार्डियक वर्क एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। इनका काम कैसे चलता है, हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है उसे कम कर दो, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। दे डिक्रीजेस टोटल कोरोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ डायलेटर बीटा रिसेप्टर। अब ये क्या करेंगे, कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड आ रहा था वो कम हो जाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में अकर, इस केस में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अकर हो सकता है which is unopposed a medical constriction due to blockade of beta 2 mediated vasodilation। इस केस में बॉडी क्या करती है, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकती है, जिसके कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की भी चांसेस है। यहां पे आप देख सकते हो एक सिस्टमिक टेबल। बीटा ब्लॉकर्स को जब भी आप कंज्यूम करोगे, बीटा रिसेप्टर जो है हार्ट का वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट रेट डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जिसका फाइनल आउटकम है डिक्रीज इन कार्डियक वर्क। हार्ट के ऊपर का जो भी वर्कलोड है वो डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली मायोकार्डियम की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बीटा ब्लॉकर्स का मेन काम है हार्ट के ऊपर का वर्कलोड कम करना है, उसके हार्ट रेट को डिक्रीज करना है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा डिक्रीज करना है, ताकि कार्डियक जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाए। सो दिस इज द बेसिक बीटा ब्लॉकर ट्रीटमेंट प्लान। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दे ब्लॉक्स कैल्शियम इनफ्लक्स एंड कॉजेस डिक्रीज इन हार्ट रेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मेन काम है कैल्शियम के इनफ्लक्स को डिक्रीज कर देना, ताकि हार्ट रेट को हम कम कर सके। इसमें एक ड्रग है निफेडिपिन, इसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन के रिलीज को डिस्टर्ब करता है। एंड दूसरा ड्रग है विरापामिल, इसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है एंड कभी कभी एंकल सेक्शन में स्वेलिंग आती है। सो ये स्पेशल एडवर्स इफेक्ट मेंशन करना जरूरी है। जनरली आप क्या करते हो, नॉशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस ये लिख के आते हो, बट एक्सपेक्टेड होता है स्पेशल एडवर्स इफेक्ट। तो निफेडिपिन का स्पेशल एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा ड्यू टू इंसुलिन रिलीज। जो इंसुलिन का जो रिलीज है वो डिस्टर्ब होने वाला है, जिसके कारण ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी। या वेरापामिल के कारण कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो डिक्रीज हो गए, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होने का चांस है। फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है, जिसके कारण एंकल एडेमा की प्रॉब्लम होगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है इनका स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन है, जो हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। सी दिस इज कैल्शियम चैनल। अब ये जो कैल्शियम चैनल है इसके थ्रू कैल्शियम आयंस सेल के अंदर आते हैं। कैल्शियम आयंस जो है वो कालमोडुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे। कैल्शियम एंड कालमोडुलिन जब एक साथ आते हैं तो बनता है एक कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है कैल्शियम कालमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये इनएक्टिव कंपोनेंट कन्वर्ट होता है एक्टिव कंपोनेंट में, जिसका नाम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अब ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है इसका काम होता है बाय यूजिंग एटीपी इट एक्टिवेट्स एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं इसके कारण कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट होंगे। तो नाइट्रोडायलेटर क्या करते हैं, सिंपली सीजीएमपी का यूज करके इस एमएलसीके को इनएक्टिवेट करेंगे ताकि रिलैक्सेशन हो जाए। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, कैल्शियम आयंस की एंट्री सेल के अंदर नहीं होने देंगे, जिसके कारण कैल्शियम कालमोडुलिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, फाइनली रिलैक्सेशन होगा। और वहां पे फिर वैसोडाइलेशन के कारण ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा टू सप्लाई प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द हार्ट, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
Now action on the heart. In the working arterial and ventricular fibers, calcium moves in during the plateau phase. जो plateau phase होता है हमारे एक्शन पोटेंशियल का, तब उस सेक्शन में कैल्शियम आयंस की जो एंट्री है वो हमारे हार्ट के अंदर होती है फॉर कॉन्ट्रैक्शन पर्पस, और उसका यूज करके मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स को एक्टिवेट किया जाता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। बट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज एक ही पढ़नी है, हार्ट के अंदर वो कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसके साथ कैल्शियम बाइंड करेगा। उसका आंसर है ट्रोपोनिन। दिस इज द स्पेसिफिक केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। द फेज 0 डिपोलराइजेशन इन SA एंड AV नोड इज लार्जली कैल्शियम मीडिएटेड। जो फेज 0 का डिपोलराइजेशन होता है SA एंड AV नोड में, तो वो स्पेसिफिकली कैल्शियम के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। तो कैल्शियम के टोटल 3 टाइप के चैनल है, L टाइप, T टाइप, N टाइप। एक्टिवेशन की अगर हम बात करें, L टाइप इज हाईली एक्टिवेटेड, T टाइप हैविंग द लो एक्टिविटी एंड N टाइप इज हाईली एक्टिवेटेड। इनएक्टिवेशन का जो रेट है L टाइप का थोड़ा स्लो है, T टाइप बहुत फास्ट है एंड N टाइप थोड़ा सा मीडियम है। लोकेशन वाइज L टाइप के जो कैल्शियम चैनल्स है दे आर प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं एंड कार्डियक मसल्स होते हैं आपको वहां पे L टाइप कैल्शियम चैनल मिलेंगे, एज वेल एज सम एंडोक्राइन सेल्स एंड न्यूरॉन्स। ये 3 स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पे आपको L टाइप के कैल्शियम चैनल मिलेंगे। दूसरा है T टाइप कैल्शियम चैनल। ये आपको स्पेसिफिकली SA नोड, एंडोक्राइन सेल्स एंड सर्टन आर्टरीज के अंदर मिलेंगे। एंड जो N टाइप के कैल्शियम चैनल है ये आपको स्पेसिफिकली CNS, सिंपैथेटिक एंड मायोट्रिक प्लेक्सस में मिलेंगे। बेसिकली नर्वस सिस्टम में जो एसोसिएटेड कैल्शियम चैनल्स हैं वो है N टाइप कैल्शियम चैनल। अब इनके जो ब्लॉकर्स हैं उनके भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। L टाइप के एग्जांपल है निफेडिपिन, डेल्टियाजम, वेरापामिल। T टाइप के हैं मिवेफ्रेड्रिल, लुनराइजिन, इथोसोक्सिमाइड एंड N टाइप को ब्लॉक करने वाला ड्रग है ओमेगा कॉनोटॉक्सिन। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक कैल्शियम चैनल्स, उनके इनएक्टिवेशन रेट, फंक्शन, देयर लोकेशन एंड स्पेसिफाइड ड्रग्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासिफाई कैल्शियम चैनल्स विद देयर स्पेसिफिक डिटेल्स। तो आपको ये टेबल मदद करेगा। फिर आता है पोटेशियम चैनल ओपनर। मोड ऑफ एक्शन बहुत इजी है। पोटेशियम चैनल ओपनर जब भी ड्रग हम कंज्यूम करेंगे, बहुत सारा पोटेशियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर बढ़ेगा, जिसके कारण सेल हाइपरपोलराइज होती है। एंड जब सेल हाइपरपोलराइज होगी तब वेन्स एंड आर्टरीज दोनों डायलेट हो जाते हैं। और जब वेन्स एंड आर्टरीज दोनों डायलेट होंगे तो प्री लोड एंड आफ्टर लोड घटेगा, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी एंड अंजाइना पेक्टोरिस को हम ठीक कर सकते हैं। तो पोटेशियम चैनल ओपनर में कौन से ड्रग हैं? मिनॉक्सिडिल, डाइअज़ोक्साइड एंड निकोरेंडिल। इसमें मिनॉक्सिडिल, डाइअज़ोक्साइड these are used in hypertension but निकोरेंडिल is used in angina। अंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए स्पेसिफिक ड्रग जो यूज होता है वो है निकोरेंडिल, और ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो दोनों ड्रग हैं वो हाइपरटेंशन में यूजफुल है। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट पोटेशियम चैनल ओपनर। अदर ड्रग्स में है डायपाइरिडामोल एंड ट्राइमेटाजिडिन। जनरली दीज ड्रग्स आर पावरफुल कोरोनरी डायलेटर। ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो हार्ट को प्रॉपरली होगा। एंड ट्राइमेटाजिडिन इट एक्ट्स बाय नॉन हीमोडायनेमिक मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग इंप्रूव सेलुलर टॉलरेंस टू इस्चेमिया बाय मॉड्यूलेटिंग मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म। ये जो ड्रग है ऑक्सीजन के डिमांड को मॉडिफाई कर देता है, सेल्स को इस तरह से प्रोग्राम करेगा कि जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उसमें काम चला लो। सो दिस ड्रग डज नॉट एक्ट बाय हीमोडायनेमिक मैकेनिज्म। इसका स्पेसिफिक हीमोडायनेमिक मैकेनिज्म है ही नहीं। ये क्या करेगा, मायोकार्डियल सेल्स को इस तरह से प्रोग्राम करेगा जितना भी ऑक्सीजन मिल रहा है उसमें ही काम चला लो। सो दिस इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ सम अदर ड्रग्स। फिर आता है रैनोलिजिन। इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग sodium current in myocardium, which indirectly facilitating calcium entry through sodium calcium
एक्सचेंजर बेसिकली रेनोलिजिन सोडियम चैनल को इनहिबिट करता है, जिसके कारण उसकी जो फर्दर एक्टिविटी है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की वो इनहिबिट होगी, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे, ऑक्सीजन की डिमांड घटेगी, हार्ट रेट कम होगा। सो ये जो ड्रग है इट इज द फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर क्रॉनिक अंजाइना एंड नो इफेक्ट ऑन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। एक ऐसा ड्रग की जो हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता है, फिर भी यूजफुल है क्रॉनिक अंजाइना की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फिर आता है इवाब्रेडिन। बेसिकली इसके नाम में ही इसका फीचर छुपा हुआ है। ये ड्रग ब्रैडीकार्डिया कॉज करता है, हार्ट रेट को घटा देता है। सो द स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस ड्रग इज ब्रैडीकार्डिया। ये एग्जाम के लिए एमसीक्यू में आ सकता है। So these are the some drugs which are useful in the treatment of angina pectoris। फिर आते हैं some important drug interactions जैसे कि नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर। इन्हें आप अगर साथ में कंज्यूम करोगे they increases effectiveness and reduces incidence of adverse effect। आप बीटा ब्लॉकर को एंड नाइट्रेट्स को साथ में ले सकते हैं क्योंकि उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है एंड एडवर्स इफेक्ट डिक्रीज होता है। वेरापामिल और डिल्टियाज़म, इनको अगर आप बीटा ब्लॉकर्स के साथ लेते हो तो इनके कारण एसी नोड की एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिप्रेस होती है जो यूजफुल नहीं है। नाइट्रेट्स एंड सिल्डेनाफिल आप ले ही नहीं सकते, इसके कारण सीवियर हाइपोटेंशन होने का चांस है जिसके कारण सडन डेथ भी हो सकती है। फिर आता है सिल्डेनाफिल एंड अदर फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर। अब ये ड्रग अगर आप कंज्यूम करते हो दे कॉजेस डेंजरस पोटेंशिएशन ऑफ नाइट्रेट्स एक्शन एंड सीवियर हाइपोटेंशन। सेम प्रॉब्लम, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर, इनको अगर आप कंज्यूम करोगे तो सीवियर हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। नाइट्रेट्स इनहिबिशन ऑफ सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज प्रोलॉन्ग्स द एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। अगर आपने सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो नाइट्रेट्स की जो भी एक्शन है वो लंबे समय के लिए चलती है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक एंजाइम है ये नाइट्रेट को मेटाबोलाइज कर देता है विच इज नॉट यूजफुल। तो नाइट्रेट्स की एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग करने के लिए हमें कुछ ऐसे मेडिकेशन को कंज्यूम करना पड़ता है कि जो सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस अबाउट ड्रग्स विच आर यूज्ड इन अंजाइना पेक्टोरिस। यहाँ पे हमारा अंजाइना पेक्टोरिस का सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने जाएंगे द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इश्चेमिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।